अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे फेब मार्च 2025 का पेपर 42 यानी कि मैकेनिक्स का पेपर 1 घंटा 15 मिनट का है, बट आई एम श्योर कि ये उससे पहले ही हो जाएगा क्योंकि M1 और S2 के पेपर्स यूजुअली टाइम से पहले ही हो जाते हैं, S1 टाइम ज़्यादा लेता है। चलो अब हम देखते हैं इस पेपर में हो क्या रहा है। पहला सवाल ये बेटा आपके पास आ गया फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम का। इन्होंने आपको कह दिया 3 कोप्लेनर फोर्सेज ऑफ 40 30 x act at a point in the direction shown in the diagram. Given that the forces are in equilibrium, find the value of theta and x. देखो बेटा सिर्फ 3 फोर्सेज हैं। वैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लामीज़ थ्योरम भी लगा सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो कंपोनेंट से भी कर सकता हूँ। अच्छा मज़े की बात तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपोनेंट से करना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि जो x वाली फोर्स है उसका एंगल भी अननोन है। ठीक है, अब मैंने फॉरन से x के कंपोनेंट बनाया, x सिंस इस तरफ खींच रहा है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये हो जाएगा x साइन थीटा, हॉरिजॉन्टली राइट हो जाएगा x कॉस थीटा। सही है। अब उसके बाद आपको पता है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि भाई सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0। जब सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज 0 होंगी तो इसका क्या मतलब है, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है बेटा यहाँ पे अप इज इक्वल टू डाउन, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। बेटा अपवर्ड फोर्स है यहाँ पे 30, डाउनवर्ड फोर्स है x साइन थीटा, दैट्स इट। अच्छा अब राइट पे सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज x कॉस थीटा, एंड लेफ्ट पे एक ही फोर्स है, दैट इज 40। अब टेक्निकली मेरे पास हो क्या रहा है, 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जब मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गई हैं मैं दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगा। ये भी तो बेटा एक तरीका होता है ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपके पास, x साइन थीटा इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 क्या है, x कॉस थीटा इज इक्वल टू 40। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। बेटा थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। कैलकुलेटर का मोड आपने फॉरन से पहले तो डिग्री में करा, फिर ये बन जाता है शिफ्ट tan इनवर्स 3/4। हमारा बेटा एंगल आ रहा है 36.86 विच इज 36.9, तो थीटा आ गया। फिर उसके बाद अगर आपको x चाहिए तो आप फॉरन से क्या कह दोगे कि भाई x साइन थीटा इज इक्वल टू 30 था। सही है। और आपको पता है बेटा थीटा क्या है, x साइन 36.9 इज इक्वल टू 30, तो x विल बी इक्वल टू 30 अपॉन साइन 36.9। तो बेटा x आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ आंसर 30 डिवाइड बाय आंसर, दैट इज 50 न्यूटन। x आ गया 50 न्यूटन। तो आपसे इन्होंने अलग से ही मांगा है भाई वैल्यूज ऑफ x एंड थीटा। आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 50 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 36.9। दोनों चीज़ें आपने लिख के दे दी इज्जत से। आपको इन्होंने आंसर भी आपने लिख दिया, 4 मार्क्स आ गए। ये क्वेश्चन टेक्निकली बड़ा ही कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। अब एज फार एज क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसर्न, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लग रहा है, काइनेमेटिक्स ही है इनफैक्ट। अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट पासिस अ पॉइंट O। चलो जी हम कह देते हैं यार एक पॉइंट O है। साइक्लिस्ट उस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। शी एक्सलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर। 42 मीटर तक यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है।
रीचिंग अ स्पीड ऑफ v, यहाँ पे जाके इसकी स्पीड हो गई v, सही है जी। फिर उसके बाद क्या कहा है, शी मेंटेन्स द स्पीड ऑफ v फॉर 50 मीटर, अगले 50 मीटर तक a 0 है, सही है। और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या चल रही है, स्पीड यहाँ पे एग्जैक्ट v आ रही है। शी मेंटेन्स द स्पीड फॉर एंड देन डीसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी स्पीड v है, अब ये डीसेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और डीसेलेशन वाला जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ गई। टोटल डिस्टेंस कितना है 16 मीटर, और रेस्ट पे आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट डीसेलेशन है। चलो जी, अब ये वाली बात पूरी मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने क्या कहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। देखो बेटा यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ना एक्सेलरेशन है, तो आप v नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस है, तो v यहाँ पे भी आप नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, यहाँ पे कांस्टेंट डिसेलेरेशन है, इनिशियल है, फाइनल है और डिस्टेंस है। तो बेटा ये तीन चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जब यूज़ हो रही हों तो हम लोग उसे कहते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है v, और a पता नहीं है, s क्या है हमारे पास बेटा 16 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा फंस गए कि यार ये तो हमें कुछ पता नहीं था यहाँ पे अभी तक। 2as नहीं, बल्कि पता है ना, डीसलेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा भाई यहाँ पे कांस्टेंट डीसेलेरेशन है, ये गिवन थी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जी, अब यहाँ पे आपने इसकी जगह भी क्या डाल दिया, -2, 2 इंटू -2 इंटू 16, तो बेटा ये आ रहा है आपके पास क्या, -v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 16 -64, माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू +-8। बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो v की वैल्यू खाली एक ही आएगी, v विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। आपने ये आंसर लिख दिया। चलो अब हम अपने ही इसी पे डॉट प्लॉट में वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। भाई ये 8 है तो ये भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। चलो आगे क्या बोला इन्होंने, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच शी इज इन मोशन फ्रॉम द इंस्टेंट शी पासिस ओ। ओ के बाद से टोटल टाइम चाहिए। अच्छा एक बात सुनो बेटा, हम ये वाला टाइम निकाल सकते हैं, डीसेलेरेशन वाला, सही है, डीसेलेरेशन वाला टाइम हाँ डेफिनेटली आ सकता है। लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी, यानी कि डीसेलेरेशन वाला पार्ट, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनली रेस्ट पे था, इनिशियली 8 पे था, a क्या था हमारा -2 और ये है t। तो बेटा आपके पास ये वाला जो टाइम आ रहा है ये आ रहा है 4 सेकेंड। फिर हम लोग देखते हैं जब ये यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन वाला पार्ट जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या थी 0, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। भाई इस पार्ट में वेलोसिटी है हमारे पास कांस्टेंट और टोटल डिस्टेंस है, टाइम भी निकल सकता है। तो बेटा यहाँ पे आप फौरन से क्या कह दो, यहाँ पे तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, यहाँ पे लगेगी क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड यहाँ पे कितनी है 8, डिस्टेंस हमारे पास 50 है अपॉन टाइम। तो बेटा टाइम यहाँ पे आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 6.25। चलो जी ये भी टाइम आ गया। अब मैं अगर आपसे बात करूँ ये वाला पार्ट, एक्सेलरेशन वाला पार्ट, इसका अगर मुझे टाइम चाहिए
भाई इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस है, इनिशियल है फाइनल है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं हाँ एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी लगा सकता हूँ फॉर द इनिशियल पार्ट जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो भाई यहाँ पे आपने क्या कह दिया, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी यहाँ पे 42 थी, 42 वी क्या था हमारे पास 8 था, इनिशियल 4 थी अपॉन 2 था इंटू टी था। तो बेटा ये टी क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 60, 42 डिवाइड बाई 6 दैट इज 7 सेकेंड, ये आ गया 7 सेकेंड। तो बेटा अगर आप टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 7 प्लस 6.25 प्लस 4 प्लस 6.25 प्लस 4, तो ये आ गया बेटा 17.25। अब ये वाला पार्ट भी बेटा बड़ा सिंपल सा है, बस ब्रेक करके करना है और डॉट प्लॉट बना लिया करो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में, आप लोगों को इंशाल्लाह इससे आसानी ही रहेगी। अब हम लोग जब यहाँ तक आ गए इसके बाद, अच्छा ये वाला सवाल यहीं पे जाके एंड हो गया, सही है। अब हम चलते हैं बेटा इसके अगले सवाल पे। अब अगर मैं आप लोगों से बेटा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है जी। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, द एरोप्लेन्स इंजन्स आर प्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट पावर ऑफ 5500 किलोवाट, ओके, एंड द एरोप्लेन एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 किलो न्यूटन। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। देखो बेटा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मोशन में आमतौर पे आप लोग क्या लेते हो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ड्राइविंग माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अब बेटा एनी रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू ma। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था ड्राइविंग फोर्स का पावर अपॉन वेलोसिटी, और बेटा फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें पता ही है। अब इन्होंने क्या बात कह दी है कि भाई देखो कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सीलरेशन आपकी 0 है, तो ये हो गया m इंटू 0। अच्छा हमें इतना पता है कि बेटा जब भी एक्सीलरेशन 0 हो गई इसका मतलब ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच चुका है, दैट इज v max, और उस वक्त इसकी फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे पास। तो बेटा अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको देखूं तो ये बन रहा है p ओवर v max माइनस एफ। तो बेटा आप लोग क्या कह देते हैं कि भाई p ओवर v max इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा स्पीड मांगी है ना उस वक्त, मैक्सिमम स्पीड उस वक्त क्या हो जाएगी, पावर अपॉन फ्रिक्शनल फोर्स। पावर कितनी है बेटा 5500 किलोवाट, किलो 10 की पावर 3। रेजिस्टेंस फोर्स क्या है 25 किलोवाट 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कैंसिल। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसकी आ रही है दैट इज 5500 डिवाइड बाई 25, दैट इज 220 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा अब यहाँ तक भी हम लोग आ गए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, द एरोप्लेन देन असेंड्स 300 मीटर इन 50 सेकेंड्स। अगले 50 सेकेंड में 300 मीटर वर्टिकली हाइट इंक्रीज हो रही है वाइल मेंटेनिंग द सेम स्पीड। बेटा हाइट इंक्रीज का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। स्पीड अगर सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। द रेजिस्टेंस फोर्स इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एंड द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स इन असेंडिंग 300 मीटर, बाई डायरेक्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दे दिया है और मास ऑफ द प्लेन दे दिया है। फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द एरोप्लेन्स इंजन। बेटा मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताई थी वर्क एनर्जी पावर की, जो कि मैंने कहा था हर जगह जाके लगती है।
वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, कुछ भी हो। वो इक्वेशन क्या थी? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अच्छा बेटा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इन्होंने दे दी है 270, 1 2 3 10 की पावर 3। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि बेटा कांस्टेंट स्पीड पे रहा है। एज फार एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कंसर्न, एम जी डेल्टा एच, एम क्या है बेटा 60,000, जी क्या है 10, डेल्टा एच 300 मीटर, भाई हाइट इंक्रीज हुई है। तो बेटा पावर कितने टाइम में हुआ है 50 इज इक्वल टू बेटा 600,000 इंटू 10 करें हम लोग, 60,000, 1 2 3 इंटू 10, 600,000 इंटू 300, तो ये बन जाता है 180 एक्सपोनेंट 6। अच्छा ये भी बेटा उधर जाके प्लस ही होगा, माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 270 एक्सपोनेंट 6। अब ये दोनों वैल्यूज़ भाई ऐड हो रही हैं, तो बेटा पावर आपकी क्या आ जाएगी 180 प्लस 270, 450 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 50। तो बेटा आपके पास पावर 450 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 50, तो बेटा आपके पास ये पावर आ रही है 9 एक्सपोनेंट 6, यानी कि 9 मेगावाट भी लिख सकते हैं, या अगर मैं चाहूँ तो बेटा पावर को 9,000 किलोवाट भी लिख सकते हैं, या 9 मेगावाट लिख दो, या 9 एक्सपोनेंट 6 वाट लिख दो, सारे आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीफिक्सेस किसी वजह से पढ़ाए थे। फिर इसके बाद इसका अगला पार्ट, अच्छा अगला पार्ट है ही नहीं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्टली 6 नंबर दे दिए। आई होप कि किसी को कोई भी मसला नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हो क्या रहा है, दो कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं, एक हैवी है और एक लाइट है, दोनों अबव द ग्राउंड x मीटर है। तो बेटा जब भी कनेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं, वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि एक ही थ्रेड से कनेक्टेड हैं तो थ्रू आउट थ्रेड में टेंशन सेम रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को पता है कि भारी वाला पार्टिकल नीचे आएगा और हल्का वाला ऊपर जाएगा, लेकिन एक एक्सीलरेट करता है डाउनवर्ड और एक एक्सीलरेट करता है अपवर्ड, लेकिन एक्सीलरेशन सेम होती है, रेट सेम रहता है। अब क्या बात है, two particles A and B of masses 0.3 and 0.1 kg respectively. The particles are attached to the ends of a light inextensible string. Okay, the string passes over a fixed smooth pulley and the particles hang vertically below the pulley. Both particles are initially at a height of x meter above the ground. See diagram. The system is released from rest. Okay, find the tension in the string and acceleration of the particles. अरे भाई इसका वेट क्या होगा 3 न्यूटन, इसका वेट क्या होगा 1 न्यूटन। विद रिस्पेक्ट टू ए टेंशन अवे फ्रॉम में होगी, विद रिस्पेक्ट टू बी टेंशन अवे फ्रॉम बी होगी। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग पहले एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग पार्टिकल ए। बेटा पार्टिकल ए इज मूविंग अपवर्ड विद सम रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज टेंशन माइनस वेट ऑफ ए। एनी रिजल्टेंट फोर्स इज एम ए 0.3 है, टेंशन माइनस 3। तो बेटा टेंशन यहाँ पे क्या आ गई 3 प्लस 0.3 ए। एक पार्टिकल से आपके पास इक्वेशन बन गई। जब भी कनेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं मैंने आपको यही सिखाया था कि आप ऐसे करोगे, कंसिडरिंग पार्टिकल बी। अब पार्टिकल बी को अगर मैं कंसिडर करूँ, बेटा दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, इसका क्या मतलब है, इसकी ज़्यादा फोर्स टेंशन है। अच्छा बल्कि एक मुझसे गलती हुई है छोटी सी, ये बल्कि छोटी नहीं, मैं इसको गुनाह कहूँगा, गलती नहीं है गुनाह है।
ओ भाई ए नीचे जा रहा है, ए नीचे जा रहा है, किसी रिजल्टेंट फोर्स से जाएगा। बड़ी फोर्स वेट है भाई, तो वेट ऑफ ए माइनस टेंशन, एनी रिजल्टेंट फोर्स इज एम ए 0.3 ए 3 माइनस टी। सही है। अब मैं क्या हरकत करूँगा बेटा, 0.3 ए है ना, तो आपके पास टी क्या बन जाएगी, 3 माइनस 0.3 ए, एक टेंशन बन गई। अच्छा, अब मैं जहाँ तक बी की बात करूँ, कंसिडरिंग पार्टिकल बी, बेटा ये हमेशा याद रखना बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल बी पे, बी ने तो ऊपर जाना है, तो भाई इसकी टेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट, तो बेटा एनी रिजल्टेंट फोर्सेस एम ए 0.1 ए टेंशन -1, बेटा एक इसकी भी इक्वेशन बन गई। अब मैं एक काम बड़े आराम से कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ 0.1 ए, टेंशन की जगह 3 माइनस 0.3 ए -1, तो बेटा दिस बिकम्स व्हाट, 0.4 ए इज इक्वल टू 2। तो बेटा एक्सलेशन क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड बाई 0.4, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन आ गई आपकी इसकी। फिर मेरा बच्चा टेंशन की अगर मैं बात करूं, 3 माइनस 0.3 ए की जगह 5, तो बेटा आपके पास टेंशन क्या आ गई, 0.3 इंटू 5, 3 माइनस आंसर, तो बेटा टेंशन आ गई आपके पास 1.5 न्यूटन। चलो जी, अब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई और 4 नंबर दे दिए बेटा फ्री के, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पार्ट ए है तो डेफिनेटली पार्ट बी भी होगा। पार्ट बी क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन बी डज नॉट रीच द पुली, यानी कि जो ऊपर जा रहा है वो पुली तक नहीं पहुंचा। व्हेन ए रीचेज द ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट, ए ज़मीन पे हिट करके रुक गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द, अच्छा द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ बी अबव द ग्राउंड इज 1.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो जी, पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग। बेटा जब ए जाके ज़मीन पे टकराएगा, ए देखो ज़मीन पे जाके टकराना है, मैं इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेता हूँ भाई, टेक अ स्क्रीनशॉट, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये इमेज आ गई है। अब बात सुनो, देखो बेटा ए जब जाके ज़मीन पे हिट करेगा, ए ने किसी ना किसी स्पीड से हिट करना है। अब मसला ये, मेरे पास तो इसका डिस्टेंस ही नहीं है, तो बेटा मेरे पास जो स्पीड आएगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी। सही है। और आपको पता है बेटा दोनों कनेक्टेड है तो दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम है। सही है। अब मैंने फौरन से क्या कह दिया, कंसिडरिंग पार्टिकल ए, आपको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं, भाई जिस स्पीड से हिट कर रहा है वो मुझे नहीं पता, इनिशियली रेस्ट पे था। ए है हमारा 5, डिस्टेंस हमारा x, तो बेटा जिस वेलोसिटी से ये हिट कर रहा है दैट इज √10x। देखो इसने जाके हिट करा √10x से। सही है। अब बात पता है क्या यार, बी भी इतना ही ऊपर गया होगा, x मीटर। सही है। जितना ये नीचे गया उतना ये ऊपर गया, दोनों पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं तो दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम है, एक एक्सीलरेट करेगा डाउनवर्ड, एक एक्सीलरेट करेगा अपवर्ड। अब बेटा इसकी यहाँ पे जो स्पीड है, इसकी भी स्पीड क्या है भाई यहाँ पे, √10x। अब पता है होगा क्या, देखो ए तो ज़मीन पे रख के रुक गया, ख़त्म, लेकिन यार भी तो अभी भी ऊपर जा रहे हैं स्पीड से, तो ये तो एक झटके में नहीं रुकेगा। टेंशन ऑल्दो ख़त्म, लेकिन अब जब ये ऊपर जाएगा इट विल गो अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि देखो लिसन, अगर हम पार्टिकल बी की बात करें, कंसिडरिंग पार्टिकल बी, देखो बेटा पार्टिकल बी ऊपर मूव कर रहा था एक रिजल्टेंट फोर्स से, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स वाज टेंशन माइनस वेट। एज सून एज ए हिट्स द ग्राउंड, एज ए हिट्स, बेटा टेंशन हमारी इवेंचुअली क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम लोग क्या कहेंगे यार, ये जो बी है ना अब ये ऊपर जाएगा, मास है 0.1 ए, टेंशन 0 है भाई, वेट लेकिन इसका क्या है बेटा 1 है, तो
तो अभी जब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो इस वक्त इसकी एक्सीलरेशन क्या है बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो बच्चे कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने पूरा दिखा दिया। अब देखो बेटा, इस दौरान इसकी एक्सीलरेशन तो वही थी 5, लेकिन इसके बाद ये स्ट्रिंग होगा स्लैक। इस दौरान जो एक्सीलरेशन होगी ये होगी -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरा बच्चा। और ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं SL कह देता हूँ, स्लैक डिस्टेंस है। यार अगर मैं इस स्लैक डिस्टेंस की बात करूँ, ये स्लैक डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि देखो ना, ये जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे √10 है, यहाँ पे जाके 0 हो गई। सही है। तो हमने क्या कह दिया, v² - u² इज इक्वल टू 2as। भाई फाइनली मैक्सिमम हाइट पे 0 है, इनिशियली क्या थी √10x पे स्क्वायर, a क्या है -10, SL हो गया स्लैक डिस्टेंस। तो बेटा ये स्लैक डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, -10x इज इक्वल टू -20 SL, माइनस माइनस कट गया। तो बेटा स्लैक डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा x/2। स्लैक डिस्टेंस आ गया x/2। चलो जी, ये डिस्टेंस है x/2। अब देखो, अगर मैं b की मैक्सिमम हाइट की बात करूं, यहाँ पे x, यहाँ पे x, और ये क्या है x/2, तो टोटल डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट ऑफ b h max क्या हो जाएगी, x प्लस x/2। और इन्होंने क्वेश्चन में खुद बता दिया है कि इसकी मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड इज 1.2 मीटर। तो बेटा ये आ जाएगा क्या, 2.5x इज इक्वल टू 1.2। बेटा x आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 2.5। तो बेटा दिस इज 0.48 मीटर। x की भी वैल्यू आ गई। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सा सवाल। लेकिन अब हम इसके बाद अगला पार्ट, अच्छा अगला पार्ट है ही नहीं, यहाँ पे जाके ये वाला पेपर क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं बेटा इसके अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्टिकल्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सवाल होगा भाई मोमेंटम का। मल्टीपल पार्टिकल्स, अलग अलग मास है। अच्छा, सबके डिस्टेंसेस भी गिवन है। अब ज़रा पढ़ लेते हैं सवाल। 3 particles P, Q and R of masses this respectively are at rest in a straight line on a smooth horizontal plane। देखो स्मूथ प्लेन का क्या मतलब है, वेलोसिटी इनकी सेम रहेगी जब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, हिट करके मोमेंटम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वरना नहीं चेंज होगी क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। द डिस्टेंस फ्रॉम P to Q is 3 and the distance from Q to R is 3। Okay, P is projected directly towards Q with speed this। बेटा अभी खाली P को प्रोजेक्ट करा है, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, आफ्टर P and Q कोलाइड, P continues to move in the same direction with speed 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ Q आफ्टर कोलिजन। अरे यार देखो, P और Q के कोलिजन की अभी सिर्फ बात हो रही है। वो क्या रहा है कि देखो P है हमारा, P है और ये हमारा Q है। सही है, कोलिजन हुआ, कह रहे हैं P अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इनिशियली ये तो रेस्ट पे, ये है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बेटा P अभी भी इसी तरफ जा रहा है विद 1.5। इन्होंने कह दिया यार Q की स्पीड बताओ, Q की स्पीड बताओ। आपने क्या कहना है यार, MP/UP, क्योंकि आपको पता है कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। MP/UP प्लस MQ/UQ इज इक्वल टू MP/VP प्लस MQ/VQ। भाई ये MP क्या है, 0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 0। फिर बेटा 0.6 इंटू 1.5 प्लस 0.4 V। तो बेटा आपके वेलोसिटी ऑफ ये क्या आ जाएगी, 0.6 डिवाइड बाई 0.4। तो बेटा आपके पास ये जो वेलोसिटी आनी है
ये आनी है 9/4 विच इज़ 2.25। बेटा ये अब आगे जा रहा है 2.25 मीटर पर सेकंड से। ये चीज़ आ गई, 2 नंबर भी आ गए भाई। फिर उसके बाद इन द सब्सिक्वेंट कोलिजन Q एंड R दीज पार्टिकल्स कोलेस। अब बेटा जब Q जाके R से टकराएगा ये कोलेस हो जाएगा। Q कितनी स्पीड से आ रहा है 2.25। अच्छा, और ये इनिशियली ये भी रेस्ट पे है भाई। अब ये अगर कोलेस हो रहे हैं, कंबाइंड पार्टिकल की स्पीड बताओ, तो आप क्या बोलोगे, MQ/UQ प्लस MR/UR इज इक्वल टू M ऑफ Q प्लस R इंटू V। तो बेटा MQ क्या है आपके पास, 0.4 इंटू 2.25। बेटा ये है 0. R क्या था भाई हमारा मास, 0.8 इंटू 0। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, 0.8 प्लस 0.4 टाइम्स V। तो बेटा अब ये क्या बन रहा है, 0.4 डिवाइड बाय 1.2। तो ये आ गई बेटा वेलोसिटी कोलेस होने के बाद 0.75 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये भी आ गई, एक नंबर और दे दिया आपको, सिंपल है ये भी। इसके बाद फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स फ्रॉम P व्हेन इनिशियली इज प्रोजेक्टेड अंटिल द इंस्टेंट एट विच P कोलाइड्स विद द कंबाइंड पार्टिकल। अब बेटा टाइम निकालो जब P जाके कंबाइंड पार्टिकल से टक्कर खाए। देखो अब हमें कुछ चीज़ें ज़रा समझनी होंगी। 3 कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे। अब पहला कोलिजन क्या है, P और Q का। ये रहा P, ये रहा Q। डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 3 मीटर। किस वेलोसिटी से जा रहा था, 3 मीटर पर सेकंड से। सही है। तो बेटा कोलाइड करने से पहले टाइम टू कोलाइड Q, कोलाइड Q, पहले कोलिजन की बात हो रही है। बेटा आपको पता है कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस है, तो आप फौरन से क्या कह दोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 सेकेंड लगा होगा भाई पहले इसको टकराने में Q को, पहला सेकेंड। फिर देखो जब ये Q और ये P टकरा गए, अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेज ये कह रहा है कि भाई P जो है ना जा रहा है इस तरफ कितनी स्पीड से, 1.5 मीटर पर सेकेंड से, और Q जा रहा है 2.25 मीटर पर सेकेंड से। सही है, ये जा रहा है 2.25 से। अच्छा ये लेकिन Q ने जाके किससे टकराना है बेटा, R से। अच्छा Q और R का अभी भी डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। अब देखो ये 3 मीटर को डिस्टेंस में कवर करेगा। टाइम फॉर Q टू कोलाइड R। तो बेटा ये भी क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भाई, डिस्टेंस ओवर टाइम। बेटा स्पीड क्या है आपके पास, 2.25, डिस्टेंस है 3 अपॉन टाइम। तो बेटा ये वाला टाइम क्या आ रहा है आपके पास, 3 डिवाइड बाई 2.25, 4/3। बेटा इसको 4/3 सेकेंड लगे थे इससे कोलाइड होने में। अब पता है बात क्या है, इस 4/3 सेकेंड में इसने भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा भाई 4/3 सेकेंड में, मानते हो ये बात। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय P इन 4/3 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय P इन T इज इक्वल टू 4/3। बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5,
तो इसने कवर करा होगा 2 मीटर। अब बेटा पता है इसका मतलब क्या हुआ है? जब Q ने जाके R से टक्कर खाई है, जब Q ने जाके R से टक्कर खाई है, QR के कंबाइंड पार्टिकल और P के दरमियान का सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस रह गया होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर। चलो जी, अब बात क्या है? अब ये QR है कंबाइंड पार्टिकल, Q प्लस R, ये हमारा क्या? Q प्लस R, और ये हमारा P मासूम। भाई इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब पता है बात क्या है? Q प्लस R अब इधर जा रहा है कितनी स्पीड से? आफ्टर कोलिजन 0.75 से, और ये आ रहा है कितनी स्पीड से? ये तो वही 1.5 से चलता रहेगा। अब बेटा इन दोनों ने भी इवेंचुअली जाके टक्कर तो खानी है। कितनी देर में जाके टक्कर खाएंगे? देखो अब बात क्या है कि इनको आपस में टक्कर खाने के लिए Q प्लस R को मैं एक बात कह देता हूँ, X कह देता हूँ। ये जो कंबाइंड मास है इसको मैंने X कह दिया। डिस्टेंस बाय X कैसे आएगा भाई? डिस्टेंस बाय X, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 0.75 इंटू टी। सही है भाई? अच्छा, डिस्टेंस बाय P विल बी स्पीड इनटू टाइम, 1.5 इंटू टाइम, जिस टाइम पे जाके एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सही है? ये मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब पता है बात क्या है? बेटा P ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है हर सेकंड, और X ने इतना करना है। ओ भाई अगर इन दोनों ने जाके टक्कर खानी ही है, ये बेटा अगर मैं कह दूं इन दोनों ने जाके टक्कर खानी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे आपके पास ये निकल आएगा टाइम फिर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का आपको पता है 1 सेकंड का बचा है, 1 मीटर का बचा है। सही है ना मेरा बच्चा? अब अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच का 1 मीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ 1 मीटर, तो P ने 1 मीटर ज़्यादा ट्रैवल करना है। सही है? ये जब टक्कर खाएंगे, एक पीछे से गया, एक आगे जा रहा है। सही है? तो भाई P ने 1 मीटर और ट्रैवल करना है सो एज टू कोलाइड विद दिस। सही है? अगर हम बेटा दोनों को देखें, एक आगे जा रहा है और एक आगे जा रहा, बल्कि मैं एक आसान अल्फाज में बोलता हूँ। भाई एक पार्टिकल है इधर जा रहा है 5 से, एक पार्टिकल इधर जा रहा है 10 से। सही है? और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 1 मीटर। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या है? 5 का है। हर सेकंड में 5 का डिफरेंस कवर हो रहा होगा। सही है? और 1 मीटर कवर करना है 5 की स्पीड पे, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या आएगा बेटा आपके पास? डिफरेंस इन डिस्टेंस is 1 meter, which will be equal to what? 1.5t minus 0.75t। तो बेटा ये बन जाता है 0.75t is equal to 1। बेटा t आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.75, तो ये आता है 4/3 सेकेंड। बेटा इससे मज़ीद 4/3 सेकेंड लग जाएंगे। अब अगर मैं आपके आगे ये वाली बात कह दूँ, तो भाई मेरे पास टोटल टाइम क्या हो गया? 4/3 प्लस 4/3 प्लस 1, तो बेटा 4/3 प्लस 4/3 प्लस 1, तो बेटा आपके टोटल टाइम आ रहा है 1 प्लस 4/3 11/3 आ जाएगा। 1 प्लस 4/3 प्लस 4/3, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 11/3 सेकेंड। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बल्कि यहीं पे छोड़ दो, डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। तो बेटा जब आपके पास ये भी चीज़ आ गई, यहाँ पे जाके, अच्छा ये सवाल भी हमारा यहाँ पे जाके
एंड हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इसके अगले सवाल की तरफ। अब बेटा ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको कह दिया ब्लॉक ऑफ मास 12 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, ब्लॉक ऑफ मास है तो आपको पता है इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा, 120 होगा। इसके कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे बेटा, एक स्लाइडिंग होगा, वो होगा 120 साइन अल्फ़ा, एक ये होगा 120 कॉस अल्फ़ा। अब बेटा फ्रिक्शन इसलिए मैंने रिएक्शन वाली चीज़ को इंक्लूड कर दिया है, पता नहीं अब यूज़ होता है कि नहीं, लेकिन मेरी आदत है मैं फ़ौरन डेटा बना लेता हूँ। फिर इन्होंने कहा वी अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा भाई अब बात सुनो, tan अल्फ़ा अगर बराबर है 0.5 के, विच मीन्स 1/2। इसका क्या मतलब है भाई, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अल्फ़ा है, ये 1 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया √3। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूँगा साइन अल्फ़ा की, ये हो जाएगा 1/√3। कॉस अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा 2/√3। पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है tan 1/2, बाकी तो सिंपल है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है भाई, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। अ फोर्स ऑफ x न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक डायरेक्टली अप द प्लेन। अच्छा ऊपर खींच रहे हैं हम। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू। ठीक है जी, इट इज गिवन दैट म्यू इज दिस, x इज दिस। फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द ब्लॉक टू मूव 2 मीटर डाउन द प्लेन फ्रॉम रेस्ट। अच्छा जी, 2 मीटर डाउन द प्लेन लगे फ्रॉम रेस्ट। चलो एक काम करते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसकी स्लाइडिंग फोर्स कितनी है भाई। इसकी जो स्लाइडिंग फोर्स है ना बेटा, वो है 120 साइन अल्फ़ा, 120 1/√3। तो बेटा ये आ जाती है 120 डिवाइड बाय √3। अगर ये 20 से बड़ी आ रही भाई, 20 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है इसने डायरेक्टली नीचे ही जाना है, ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स तो सिर्फ खींच कितने से रहा है यार, सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन से। अच्छा अब मैं अगर बात करूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, सही है बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा क्या, 120/√3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स होगी आपकी μr। म्यू क्या है 0.15, आर क्या हमारा 120 कॉस अल्फ़ा, यानी कि यार 0.15 120 कॉस अल्फ़ा इज 2/√3। तो बेटा ये आ गया 0.15 इंटू 120 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, 12√3। अच्छा एक बात हो, मैं कैलकुलेटर में भी अगर लिखूँ ना 120 डिवाइड बाय √3, तो ये भी साइड में दे रहा है क्या 40√3। सही है, साइड में ले लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा अब बात पता है क्या है, इन्होंने कहा कितना टाइम लग रहा है इसको नीचे जाने में। देखो अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में ये डाउन द प्लेन जा रहा है, अगर ये डाउन द प्लेन जा रहा है तो इसको एक चीज़ ऊपर खींच रही होगी, एक तो एक्स है और फिर एक और चीज़ खींच रही होगी, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, एक्स दे दिया है 20, फ्रिक्शन दे दी है 12√3। तो भाई लेकिन अभी भी नीचे ही जा रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि स्लाइडिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एक्स है, भाई नीचे जाएगा ये किसी ना किसी रिजल्टेंट फोर्स से, एम ए। स्लाइडिंग फोर्स क्या है भाई इसकी 120 साइन अल्फ़ा विच इज़ 40√3। फ्रिक्शनल फोर्स इसकी कितनी है बेटा 12√3, एक्स कितना है 20, तो बेटा मास क्या था इसका 12, तो ये हो गया 12a 40√3 माइनस 12√3 माइनस 20, तो बेटा आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगी 40 माइनस 12 28√3 माइनस 20/12, 28√3 माइनस
20 डिवाइड बाई 12, तो बेटा आपका आंसर आ रहा है एक्सीलरेशन का 2.37 375 कर देता हूँ मैं, क्योंकि बेटा अपनी आसानी भी तो रखनी है। मैंने बेटा छोटी सी गलती कर दी है, मैंने बेटा बहुत मासूम सी गलती करी है मैंने। गाइस कैलकुलेशन एरर हो गया मुझसे, फिर से कैलकुलेशन करूँगा मैं। असल में बेटा मैंने इतनी बेसिक गलती करी है कि मुझे ख़ुद पे ही गुस्सा आ रहा है। अब देखो ये है ना, ये बेटा √5 होगा, ये √5 है हमारा। अगर ये हमारा √5 है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पूरी कहानी चेंज हो गई। ये भी √5, ये भी √5, एक छोटी सी मिस्टेक। अच्छा अगर खुदा ना खास्ता आपसे ऐसी हो जाएगी तो एक नंबर इसका जाएगा और बाकी फाइनल आंसर का भी एक नंबर, बाकी 4 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। लेकिन बेटा इट्स अ मिस्टेक जो कि मुझसे हुई है एंड आई वुड लव टू मेक इट राइट यार। तो ये आ रहा है √5, तो 120 अपॉन √5 24 √5। अच्छा जी, ये भी बेटा अपॉन √5 है, ये भी चेंज हो जाएगा फिर 0.15 इंटू 120 इंटू 2 डिवाइड बाय √5, तो 36 √5 अपॉन 5। अब बेटा हमारी फिर ये सारी कैलकुलेशन आउट हो गई है, सारी कैलकुलेशंस, पूरी कैलकुलेशन मैं यहाँ से फिर दोबारा करूँगा। लेकिन बेटा इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। MA स्लाइडिंग फोर्स 24 √5 माइनस फ्रिक्शनल फोर्सेस 36 √5 अपॉन 5 प्लस 20। बेटा मास क्या है हमारा 12A, तो ये आएगा 24 √5 माइनस 36 √5 माइनस 20, तो ये आ रहा है 17.56। बेटा A आ जाएगा 12, A आ रहा है हमारा 1.464 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा आप कैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गई, एक्सीलरेशन आ गई अब यहाँ तक। अब फिर उसके बाद इन्होंने कहा बेटा 2 मीटर नीचे जाएगा ना ये, तो अब अगर ये मैं 2 मीटर की बात करूँ तो हमें इतना बहुत अच्छे से पता है कि भाई, अच्छा वैसे एक चीज़ मुझे और भी लिख देनी चाहिए डायग्राम में भी, ये 12 √3 नहीं है, अब ये क्या है 36 √5 अपॉन 5। स्लाइडिंग फोर्स है हमारी 24 √5। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ अगले पार्ट में शायद काम आ जाए ना। खैर अब बेटा एक्सीलरेशन आ गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास बेटा 0 है, तो हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई इन्होंने कहा है कि कितना टाइम लगा है ना, तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई है, सही है, और डिस्टेंस है s = ut प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस है 2 मीटर, इनिशियली ये 0t प्लस हाफ A 1.464 t²। बेटा टाइम आ जाएगा और इस पे रूट 1.65 सेकेंड आ रहा है। बेटा 1.65 सेकेंड लगेंगे इसको 2 मीटर नीचे मूव होने में। यहाँ पे जाके ये हमारा हो गया पार्ट। अगला पार्ट, इट इज़ इंस्टेड गिवन दैट म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0.15। अब क्वेश्चन में कह दिया कि म्यू बराबर नहीं है 0.15 के, एंड दैट व्हेन x = 10 द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। अब x की क्या वैल्यू होगी? अब देखो कहानी बड़ी सीधी सी है। इन्होंने पहले क्या कह दिया है
बेटा ये रहा अल्फ़ा 12 kg, सही है। 12 kg का मतलब 120, सही है। इसके कंपोनेंट्स बनाए हमने, 120 साइन अल्फ़ा, 120 कॉस अल्फ़ा, रिएक्शन आ गया हमारा 120 कॉस अल्फ़ा। फिर बेटा ऊपर आप कितने से खींच रहे हो, x न्यूटन से, सही है। म्यू इन्होंने बोल दिया अब 0.15 नहीं है, फाइंड द वैल्यू। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ इंस्टेड गिवन दैट म्यू ये नहीं है एंड व्हेन x इज 10, जब x की वैल्यू है 10, द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन। ऑन द पॉइंट ऑफ का मूविंग डाउन का है ना बेटा, इसका मतलब पता है क्या हो गया है, ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन का मतलब है फ्रिक्शन अपवर्ड है, सही है। ऑन द पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एक्स बराबर है किसके, स्लाइडिंग फोर्स के। मूव तो नहीं हो रहा है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, एक्स कितना दिया है 10, स्लाइडिंग फोर्स दिया है 120 साइन अल्फ़ा, ठीक है बेटा। म्यू हमें पता नहीं है, आर क्या है 120 कॉस अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 120 साइन अल्फ़ा। चलो जी, म्यू बेटा कॉस अल्फ़ा क्या था हमारा 2/√5, 120 इंटू 2/√5 प्लस 10, 120 साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/√5। तो बेटा यहाँ पे आपके पास म्यू आ जाएगा, ये क्या बन रहा होगा भाई 120/√5 माइनस 240 अस्तगफिरुल्लाह माइनस 10 पूरी चीज़ डिवाइड हो जाएगी 240/√5 से। तो बेटा आपके पास म्यू आ जाएगा अब 120 डिवाइड बाय √5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय √5 डिवाइड बाय 240। तो बेटा म्यू आ गया है आपके पास 0.4068, 0.407 आ गया म्यू। जब आपके पास बेटा म्यू आ गया और अब ये कह रहे हैं कि यार वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालो फॉर विच द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप। अब एक्स निकालो कि जब ये मूव अप होने वाला हो, म्यू निकाल लिए जब ये डाउन जाने वाला था, अभी कह रहे हैं जब ये मूव अप होने वाला हो। देखो अगर ये मूव अप होने वाली कहानी हो गई ना तो कहानी पूरी चेंज, पूरी नहीं बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब फ्रिक्शन किस तरफ हो जाएगी, और इन्होंने कहा यहाँ पे अब आपने एक्स रखा है, देखो ये अब फ्रिक्शन इस तरफ आ गई है। तो अब आप लोग क्या कहोगे ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप। ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप में क्या आप लोग कर देंगे भाई, x इज इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा x स्लाइडिंग फोर्स क्या है 120 साइन अल्फ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है म्यू आर है, x क्या हो गया 120 साइन अल्फ़ा की जगह आ गया 1/√5। म्यू क्या है बेटा आपके पास 0.407, म्यू आ गया ना। अब आर क्या है 120 कॉस अल्फ़ा, तो बेटा x क्या आ रहा है 120/√5 प्लस 0.407 इंटू 120 इंटू कॉस अल्फ़ा क्या है 2 डिवाइड बाय √5। तो बेटा ये आ रहा है 43.68। तो बेटा
एक्स क्या आ जाएगा प्लस 120 अपॉन रूट 5। तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया 97.3 न्यूटन। अब यहाँ पे जाके पहले इन्होंने आपसे मूविंग अबाउट टू मूव डाउन में म्यू निकलवाया, फिर अबाउट टू मूव अप पे एक्स की वैल्यू निकाल ली नई फ्रिक्शन के साथ। आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 5, बस आखिरी 11 नंबर रह गए हैं। टाइम देखना है, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। A particle moves in a straight line. The velocity v of the particle t second after leaving fixed point O is given by this. Velocity का expression है, where k and p are constant. The acceleration of the particle at t is equal to 1 is 42. टाइम 1 पे एक्सलेशन क्या है 42 है। यानी कि आप अगर इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सलेशन की इक्वेशन आ जाएगी। टाइम की जगह 1 डालोगे, एक अननोन आ जाएगा। फिर उन्होंने कह दिया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ एट टी इज इक्वल टू 1 इज 93। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी टाइम की जगह 1 डाल के 93 के इक्वल। दो इक्वेशंस पी और के आ जाएगा। करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओ भाई वी क्या हो गया हमारा 20 के इज़ अ कांस्टेंट राइट, के पी टी माइनस 6 के टी स्क्वायर। ओ भाई अब मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 20 के प्लस के पी टी माइनस 6 के टी स्क्वायर। तो मेरा बच्चा आपके पास ए आ गया, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव होता ही ज़ीरो है। ये हो गया के पी माइनस 12 के टी, एक्सलेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा जब एक्सलेशन का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, मुझे पता है एक्सलेशन किसके बराबर है 42 के पी माइनस 12 के इंटू 1। तो बेटा के पी माइनस 12 के इज इक्वल टू 42। बेटा एक इक्वेशन बन रही है के पी 42 प्लस 12 के, एक इक्वेशन बना दी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। भाई मुझे पता है इफ़ आई इंटीग्रेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। तो यानी कि 20 के प्लस के पी टी माइनस 6 के टी स्क्वायर डॉट डी टी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है 20 के टी प्लस के पी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 के टी क्यूब प्लस सी। ओके अब बात पता है क्या है, हमारे पास बेटा 1 सेकंड का इन्होंने डिस्टेंस भी दे दिया ना आपको। 1 सेकंड का जब आपको डिस्टेंस दे दिया है, आप बड़े आराम से क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स भी लगा दें आप 0 और 1 करके, सही है। तो 1 0 सही है। तो अब इससे पता है सी भी हमारा 0 ही आ जाना है। खैर है, डाल देते हैं भाई हम, ये लिमिट्स डाल दूँ, अब छोड़ो लिमिट्स ही डाल दो। 1 0 डिस्टेंस कितना है 93, 20 के 1 प्लस के पी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 के 1 का क्यूब माइनस 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा। सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 0 डालो तो 0 ही आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। सही है। अब ये क्या बन रहा है बेटा 93 इज इक्वल टू 20 के प्लस के पी बाई 2 माइनस 2 के। अच्छा जी 93 इज इक्वल टू 18 के प्लस के पी बाई 2। एक ये भी इक्वेशन आ गई। मज़े की बात हमारे पे बेटा के पी निकला हुआ है, सही है। तो आपने क्या कर दिया भाई 93 इज इक्वल टू 18 के प्लस के पी की जगह आपने क्या लिख दिया बेटा 42 प्लस 12 के अपॉन 2। तो ये आ जाएगा क्या 93 इज इक्वल टू 18 के प्लस 21 प्लस 11 के 29 के इज इक्वल टू 93 माइनस 21, 93 माइनस 21 विच इज 72, 72 डिवाइड बाई 29
बेटा मैंने छोटी सी गलती कर दी फिर से, 18 + 11 ये 6 है बेटा, ये 6 है और ये 29 नहीं हो जाएगा 6 के 24 के, बेटा के क्या आ जाएगा 72 / 24 विच इज़ k = 3 एंड फाइनली बेटा हमारे पास p क्या आ जाएगा 3p = 42 + 12 × 3, 3p = 42 + 36 78, बेटा p आ जाएगा 78 / 3 विच इज़ 26। मेरा बच्चा आपके यहाँ p भी आ गया एंड आपके पास k भी आ गया। अच्छा बेटा बल्कि यहाँ पे प्रूफ करना था तो आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड, चलो भाई प्रूफ्ड, दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। अब फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल बिटवीन द टाइम एट विच द एक्सेलरेशन इज 0 एंड एट विच द वेलोसिटी इज 0। अच्छा डिस्टेंस चाहिए जब एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी 0, तो पहले तो मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखना होगा। एक्सेलरेशन क्या है kp - 12 kt, kp - 12 kt, बेटा एक्सेलरेशन k क्या है 3 × 26 - 12 × 3 t, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है 3 × 26 78 - 12 × 3 which is 36 t। एक्सेलरेशन आ गई। पहले आप ये टाइम निकालोगे जब एक्सेलरेशन 0 है। भाई जब एक्सेलरेशन 0 है तो आपने रखा 0 = 78 - 36 t, बेटा टाइम क्या आ जाएगा 78/36 which is 13/6, एक आ गया 13/6 टाइम आ गया जब एक्सेलरेशन 0 है। फिर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने वेलोसिटी 0 का है ना, तो बेटा वेलोसिटी के अंदर भी k क्या है हमारा k 3 है और 20 + pt, p क्या है हमारा 26t - 60²। तो बेटा वेलोसिटी आ गई 3 × 20 which is 60 plus 3 × 28 78t minus 18t²। आप अब ये देखोगे टाइम क्या है जब वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 0 रखा 60 + 78t minus 18t², 18t² minus 78t minus 60 = 0। डायरेक्टली आपने कैलकुलेटर से टाइम निकाले, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, आप खाली पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे। 18 आ गया, -78 आ गया और -60 आ गया। तो ये आपके पास एक टाइम आ रहा है 5 और एक आ रहा है -2/3। तो आप कौन सा वाला टाइम लेंगे 5 सेकेंड। अब इन्होंने सवाल में देखो डिमांड इनकी क्या है, इनकी सवाल में डिमांड ये है कि आपको डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल बिटवीन द टाइम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0 एंड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी जब 0 उसके दौरान का आपको चाहिए इन्हें डिस्टेंस। अब अगर बेटा डिस्टेंस चाहिए तो आप इन दोनों टाइम्स को जो है इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा देंगे वेलोसिटी की इक्वेशन में, विच मीन्स कि आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है टाइम 5 13/6, वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही आपकी 3, बल्कि पूरी लिख देता हूँ ना भाई, 60 + 78t minus 18t² dt। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 60t + 78/2, 78/2 which is 39t² minus 18/3 60³ भाई लिमिट्स भी आ गई 5 और 13/6। बेटा आप लोगों के लिए डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।
अब मैंने बेटा ये एंड में थोड़ा सा पेस इसलिए पकड़ा क्योंकि मुझे पेपर टाइमली कंप्लीट करना था। आई एम श्योर ये जब आप लोग वीडियो देख रहे होगे, मैंने भी टाइम नहीं करा हुआ, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इसका जो टाइम है 1 आवर 15 मिनट से कम होगा। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा बैड सीन है, लेकिन बेटा सिंस मैं समझाते हुए कर रहा था तो हाँ इसलिए टाइम लग सकता है। तो खैर बेटा 60x प्लस 39x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, कैलकुलेट 5। बेटा जैसे इसमें 5 डाला तो आ रहा है आपके पास 525, और जैसे मैंने इसमें 13/6 डाला तो ये आ रहा है 4537/18। सही है। अब हमारा आंसर क्या है, 525 माइनस 4537/18, तो बेटा हमारा डिस्टेंस है 272.94। तो बेटा डिस्टेंस आ गया आपका पास 273 मीटर। चलें भाई, यहाँ पे जाके हमारा ये भी सवाल एंड हो गया आखिरी। एंड आई एम श्योर बेटा मेरा कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। आप लोग बाद में एमएस चेक कर लेना, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बाकी देख रहे हैं उन्हें पता है कि उन्होंने सारे आंसर वेरीफाई करे हुए हैं। चलेगा, स्टिल देन अब हम नेक्स्ट क्लास में एक और पेपर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।